नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, उनके बीच में क्या रिलेशन था, ये सारी चीज़ें हमने कल लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। तो आज जो हम जिस क्वांटिटी पर या जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है जड़त्व आघूर्ण। आज हम पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व आघूर्ण, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर लीनियर मोशन में जो वस्तु का जड़त्व होता है, लीनियर मोशन में जो वस्तु का जड़त्व होता है, वही लीनियर या रेखीय गति में जो वस्तु का जड़त्व होता है या लीनियर मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, जो उसकी मोशन को अपोज करता है रोटेशनल मोशन में, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मतलब घूर्णन गति में किसी वस्तु का जो आघूर्ण जड़त्व होता है, उसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, जो उसकी गति में परिवर्तन का विरोध करता है रोटेशनल या घूर्णन गति में। तो जो घूर्णन गति में कोई भी वस्तु जितना भी अपनी स्थिति में परिवर्तन का या अपनी गति का अवरोध करती है, उसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, चलो और भी अच्छे से हम इसमें देखते हैं आगे। तो जड़त्व आघूर्ण है एक तरह से जैसे रेखीय गति में जो जड़त्व होता है, वही घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण होता है, जो क्या करता है दोनों ही केस में। अगर जड़त्व देखे तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसा एक गुण होता है किसी भी वस्तु का, जो किससे रिलेट करता है, उसके द्रव्यमान से, मास से रिलेट करता है। तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है या गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी या मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। वही अगर हम रोटेशनल मोशन ले किसी वस्तु की, तो अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो रोटेशनल मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। तो रोटेशनल मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है या घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है अगर कोई वस्तु, ठीक है, तो घूर्णन गति करते वक्त अगर वो घूर्णन गति करती है तो वो घूर्णन गति ही करते रहना चाहेगी, जब तक कि उसको हम कोई बाह्य बल ना दे रोकने के लिए। तो वो जितना भी अपनी स्थिति में घूर्णन करते वक्त अपनी स्थिति में परिवर्तन को या अपनी गति में परिवर्तन को जितना भी विरोध करती है, उसी को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। रोटेशनल मोशन करते वक्त अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज करने का जितना भी अपोज करता है, जितना भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो चलिए देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो अभी मैंने आपको सिंपल से एक चीज बता दी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसे आई से डिनोट करते हैं। जितना भी रेजिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है रोटेशनल मोशन में, जो अपनी रोटेशनल मोशन में पोजीशन में चेंज को या अपनी रोटेशनल मोशन के में चेंज को अपोज करती है, उसी को हम जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होती है इसको हम अच्छे से जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, रोटेशनल मोशन में जो जड़त्व होता है उसी जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। क्योंकि आघूर्ण वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, रोटेशनल मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तभी वो वहां पे आघूर्ण वर्ड आता है। चलिए तो अब देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने कुछ पहले से ही आपके लिए तैयार करके रखा था। अभी देखिए ये क्या चीज है, रोटेशनल मोशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है घूर्णन गति में। अभी देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी में हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना। और इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आघूर्ण आ गया है, जड़त्व आघूर्ण मतलब घूर्णन गति तो हो ही रही है, आघूर्ण आ गया मतलब घूर्णन गति हो रही है। अब आघूर्ण में भी क्या मिल रहा है हमको, जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अब जो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, और अगर वो चलते या कंटिन्यू मोशन में है या गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगा। ऐसी जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, ऐसा जो गुण होता है किसी भी वस्तु का,
उसको हम बोलते हैं जड़त्व। तो देखो अब जड़त्व ऐसा नहीं कि सिर्फ रेखीय गति में लगता है, या इनर्शिया जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ लीनियर मोशन में लगता है। रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है, जो जड़त्व होता है, उसे हम जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो देखो जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगी, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच इट अपोज। देखो ऐसी टेंडेंसी किसी ऑब्जेक्ट की जिसमें वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब क्या अपोज कर रहा है, द चेंज इन इट्स पोजिशन इन रोटेशनल मोशन। तो घूर्णन गति करते वक्त अगर कोई वस्तु अपनी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है, या अपनी स्थिति में परिवर्तन का अगर विरोध करती है, उसको हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। मतलब एक ऐसी टेंडेंसी या ऐसी प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच इट अपोज द चेंज इन इट्स पोजिशन और अपोज द चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। तो किसी घूर्णन करती हुई वस्तु का वह गुण जिसमें वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, घूर्णन करती हुई। जैसे लीनियर में भी करती है अपनी स्थिति परिवर्तन का, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। तो देखो क्या है, किसी घूर्णन करती वस्तु का, घूर्णन करती वस्तु का वह गुण जिसमें वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब घूर्णन करते वक्त वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। कहने का मतलब अपने रोटेशनल मोशन में चेंज, मतलब घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो एक तरह से क्या कर रही है, उसको एक अवरोध पैदा कर रही है, जो उसकी स्थिति में या उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन का जो विरोध करती है, जो अवरोध पैदा होता है उस वस्तु के कारण, उसी को हम जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने इसको एक गुण की तरह आपको बता दिया कि इसका एक गुण होता है। अब इसको एक और अगर डेफिनेशन देखे तो इससे ये भी चीज मिल सकती है, द रेजिस्टेंस। क्योंकि एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। विरोध मतलब क्या होता है, अपोज क्या होता है, रेजिस्टेंस, अवरोध, प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, अपनी घूर्णन गति में रेजिस्टेंस या अवरोध पैदा करता है। मतलब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का चेंज होने नहीं देता है, स्थिति में परिवर्तन या घूर्णन गति में परिवर्तन को चेंज होने नहीं देता। ऐसे रेजिस्टेंस या ऐसे अवरोध को ही हम जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो देखो क्या है, द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जितना भी उसकी रोटेशनल मोशन में चेंज को, अब वो घूम रहा है तो घूमता रहना चाहेगा, ठीक है ना। तो अगर वो घूम रहा है तो कंटिन्यू घूमता रहना चाहेगा, तो उतनी रोटेशनल मोशन में चेंज को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब मान लो एक स्पीड से घूम रहा है, तो उसको अगर हम रोकना चाहेंगे तो उसका अवरोध पैदा करता है, या फिर एक कंटिन्यू एक मोशन से जो आप बढ़ाना चाह रहे हो तब भी वो एक अवरोध पैदा करता है। हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देनी पड़ती है, और ज्यादा मोशन के लिए वो कम देनी पड़ती है, लेकिन रोकने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना भी वो अवरोध या जितना भी रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसकी रोटेशनल मोशन में चेंज के लिए, चेंज करने नहीं देता, अपोज करता है, रेजिस्टेंस देता है, अवरोध करता है, उसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हिंदी में अगर देखें तो किसी वस्तु द्वारा उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन का जो अवरोध होता है उसी को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो किसी वस्तु का उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन का अवरोध जो है वो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज देखो, दोनों ही मैंने आपको डेफिनेशन बता दी इसकी। अब आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आप रेजिस्टेंस लोगे तो भी वही चीज है, या अपोज लोगे तो वही चीज है। जो यहाँ पे भी लिए हमने विरोध करता है तो वही चीज है, लेकिन मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। जैसे किसी वस्तु द्वारा उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन का अवरोध, वो भी जड़त्व आघूर्ण है। द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन, वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। या फिर किसी घूर्णन करती वस्तु का वह गुण जिसमें वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, तो विरोध भी रेजिस्टेंस ही एक तरह से, या अपोज करना कहते हैं इसको इंग्लिश में। द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच इट अपोज द चेंज इन इट्स पोजिशन इन रोटेशनल मोशन, तो इसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है, ये तो है इसकी रोटेशनल एक्सिस, ये तो क्या है रोटेशनल एक्सिस, जिसको हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। तो ये उसकी हो गई घूर्णन अक्ष, जिसके सापेक्ष कोई वस्तु, ये वस्तु जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है,
जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। अब इसका द्रव्यमान m है, इसको हमने एक रेखीय वेग प्रवाह प्रदान किया है, रेखीय वेग प्रदान किया। अब ये v इसका रेखीय वेग है, m इसका द्रव्यमान है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मास, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। इसको हमने प्रोवाइड की है, जिसका द्रव्यमान m है, और ये एक वस्तु ले रहे जो रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस पर या घूर्णन अक्ष से r दूरी पर व्यवस्थित है। अब ये व्यवस्थित है, अब इसको जब हम बल प्रदान करेंगे, जैसा कि पहले में मैंने आपको बताया था कि जब इसको हम बल प्रदान करते हैं तो ये वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। लेकिन अब यहाँ पे इस रोटेशनल एक्सिस के साथ ये फिक्स्ड है ऑब्जेक्ट, या फिर एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक छोटा सा पिंड हमने जो पहले भी ले चुके थे, वो क्या कर रहा है, इस रोटेशनल एक्सिस या इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा, एक अवरोध या एक रेजिस्टेंस या विरोध पैदा करता है, देता है, मतलब उसने स्थिति में परिवर्तन को। अब ये रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा जब तक कि इसको बल हम प्रदान नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम जड़त्व। तो अगर घूर्णन, अब मान लो हमने बल दिया ये किसी एक घूर्णन वेग से, जिसको हम कोणीय वेग भी कहते हैं, कोणीय वेग से ये घूर्णन कर रहा है इसके चारों तरफ, इस घूर्णन अक्ष के चारों तरफ कर रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ अवरोध, अब मान लो कंटिन्यू मूवेबल है किसी ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये क्या करेगा, इसकी भी टेंडेंसी होगी कि ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगा, अवरोध पैदा करेगा। अब रुका हुआ है तो जब इसको मोशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बल देना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसका इनर्शिया है, जड़त्व है, बल नहीं दिया तब तक वो मूव नहीं किया। और अगर मान लो कंटिन्यू हम उसको बल दे रहे हैं, कंटिन्यू उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो घूम रहा है, और उसको अगर हम रोकना चाहेंगे तो भी वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमको। रोकना, अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो हमको भी कुछ फोर्स उससे फील होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, एक अवरोध पैदा करता है अपनी स्थिति में या अपनी रोटेशनल मोशन में या घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है। इसी को हम जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब देखो ये जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसके हम वैल्यू निकालेंगे। चलिए पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम लिया था तो उसी को लेते हुए अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसकी एक और फॉर्मूले से भी डेफिनेशन निकालेंगे कि एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रतिरोध तो ये प्रदान करता है, लेकिन कितना करता है, उसका अगर वैल्यू निकालनी है, हमको अमाउंट निकालना है कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रोवाइड कर रहा है या कितना जड़त्व आघूर्ण लगा रहा है, उसका फॉर्मूला अगर देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, देखो वो कैसे निकलता है, मैं डायग्राम से ही आपको बता देता हूं। देखिए अब क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने ले लिए घूर्णन अक्ष और एक वस्तु या एक पिंड जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है, एक पार्टिकल किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, रिजिड ऑब्जेक्ट का, जो कि हम दृढ़ पिंड गतिकी में ही चल रहे हैं अभी भी, तो ये क्या कर रहा है, यहां पर इधर रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कर रहा है इस अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग से, ठीक है। तो इसका जो अवरोध जो होगा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण या इसका जड़त्व जो होगा घूर्णन गति में, वो कितना होगा, तो घूर्णन गति में जितना भी जड़त्व होगा इसका, उसको अभी मैंने आपको बताया वो किससे डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब जो भी हम पिंड ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, जो भी हम पिंड ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही। अब द्रव्यमान है मतलब जड़त्व तो हो गई, मैंने अभी आपको बताया था कि जड़त्व उसके द्रव्यमान से ही क्या करता है, रिलेट करता है, उससे संबंधित होता है। जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उसका जड़त्व भी बढ़ेगा। जैसे एक तो कोई हल्की सी चीज आपको अगर मूव करनी है या हिलानी है या उसको गति सी करवाना है, गति करवानी है, तो हमको कम बल देना पड़ता है। वही अगर ज्यादा बड़ी चीज होती है तो उसको गति करवाने के लिए हमको बल ज्यादा लगाना पड़ता है। अब जितना ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है मतलब उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन इजीली या आसानी से करने नहीं देगा, इसका मतलब उसका जड़त्व ज्यादा है। क्यों जड़त्व क्यों बढ़ता है, मास से, क्योंकि मास बढ़ने पर या द्रव्यमान बढ़ने पर उसका वेट बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। भार क्यों बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी उसको खींचती है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस पर ज्यादा लग जाता है, उसी को हम वेट बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर जितना भी, उस पर मास के अकॉर्डिंग उस पर जितना भी अर्थ के कारण या पृथ्वी के कारण जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ क्या करती है, खींचती है, हर एक ऑब्जेक्ट को खींचेगी तो वो
उस पर बल किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, जो उसका वेट होता है ना। तो उस वेट के कारण, मतलब वेट भी किस पे डिपेंड करता है, वेट भी डिपेंड करता है किस पे, मास पे, उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है, उसका भार भी। तो जितना भार बढ़ेगा तब भी इनर्शिया हम कह सकते हैं बढ़ रहा है। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखे तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे, ठीक है ना। तो द्रव्यमान यहां पे भी अगर ये तो हमने छोटा सा कर लिया तो एक कम अवरोध उत्पन्न करेगा। इसकी जगह पे अगर हम एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेते, अगर पूरा ये ऑब्जेक्ट लेते, तो उसका इनर्शिया क्या रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा। अब देखो होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलता है। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, या जड़त्व आघूर्ण अगर किसी वस्तु का हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या लेते हैं हम, कि इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, और इस वस्तु की घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, जिसको हम लंबवत दूरी भी कह सकते हैं, उसका अगर हम स्क्वायर करें मतलब उसका वर्ग करें, उसका अगर स्क्वायर करके इन दोनों का प्रोडक्ट करें या उन दोनों का गुणनफल करें, तो हमको क्या मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण मिलता है। तो देखो जड़त्व आघूर्ण आई, जिसको हम आई से डिनोट किया था, वो कितना मिलेगा, एम आर स्क्वायर मिलेगा। अब जिस भी वस्तु का अगर हमको जड़त्व आघूर्ण निकालना है जो रोटेशनल मोशन करी, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण रोटेशनल मोशन में ही होगा किसी वस्तु का, सिर्फ जड़त्व है तो वो लीनियर मोशन में होता है। तो जड़त्व आघूर्ण मतलब उसका रोटेशनल मोशन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण आपको अगर निकालना है, मतलब जो रोटेशन में है, तो उसका कितना जड़त्व है, कितना वो विरोध उत्पन्न कर रहा है या अवरोध उत्पन्न कर रहा है, वो अगर निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, उस वस्तु के द्रव्यमान को उसकी रोटेशनल एक्सिस से जितनी भी दूरी है उसके स्क्वायर को अगर हम प्रोडक्ट करें उसके साथ, या उसका गुणनफल निकाले, दोनों का द्रव्यमान और उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करके उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें, तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो देखो इससे हमको एक नई डेफिनेशन मिल गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। दो पहले जो मिली थी वो तो है ही है, मेन टेंडेंसी वही होती है, मतलब उसकी वो मेन वही चीज है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर वैल्यू के हिसाब से अगर देखें, तो एक और डेफिनेशन मिल गई कि कितना वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की किसी भी वस्तु जिसका द्रव्यमान कुछ है, और वो रोटेशनल एक्सिस, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलावा घूर्णन गति अगर कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका कितना जड़त्व आघूर्ण होगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो उसका अगर वैल्यू निकालनी है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पर या किसी वैल्यू के लिए अगर हमको डेफिनेशन देनी है, तो वो कैसे निकलेगी, वो ये मिलेगी कि किस द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान और उसके रोटेशनल एक्सिस से दूरी के स्क्वायर को अगर हम प्रोडक्ट करें या दोनों का गुणनफल निकाले, तो हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। तो ये होता है जड़त्व आघूर्ण किसी भी वस्तु का। अब ये जड़त्व आघूर्ण हमको मिल गया, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस वस्तु का द्रव्यमान है 5 kg, या छोटा सा पॉइंट लिया था हम 5 या 0.5 kg ले लेते हैं, ये इस वस्तु का द्रव्यमान, और ये इस रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 0.5 या 0.25 ले लेते हैं, या 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। किसका द्रव्यमान कितना है, m इक्वल टू 0.5 kg है, और वो इस रोटेशनल एक्सिस से कितनी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अब चाहे वो किसी भी एंगुलर वेलोसिटी से मूव क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अब जितनी भी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो m और r पे डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो वो कितना अवरोध पैदा करेगा, वो अगर हमको निकालना है, तो इस वस्तु का इस कंडीशन के लिए, दोनों कंडीशन के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जाए, निकालने जाए, तो कितना मिलेगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है द्रव्यमान इनटू उसके स्क्वायर की डिस्टेंस। तो द्रव्यमान कितना लिया हमने इसका 0.5 kg, और r जो है 10 सेंटीमीटर लिया। अब देखो ये kg में ले रहे, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमको, है ना, m के सिस्टम में लेके चलना पड़ेगा। तो r इक्वल टू यहां से कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, या फिर 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो देखो क्या चीज मिल जाएगी हमको, r जो है मीटर में कितनी मिल जाएगी, 10⁻⁻1 मिल जाएगी, या फिर 1/10 मीटर, कितनी मिल जाएगी, 1/10 मीटर। तो r इक्वल टू हमको मिल जाएगी 1/10 मीटर। तो इन दोनों की अगर वैल्यू हम पुट करें, द्रव्यमान की और इस दूरी की, इसके
फॉर्मूले में। तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, 0.5 हमने ले लिया उसका मास। अब इसका डिस्टेंस कितनी मिल रही है हमको, 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर आता है। तो इसी हम क्या निकाल रहे हैं, इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पर्टिकुलर एक कंडीशन के लिए फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कितना मिलेगा, देखो 0.5 है, इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.05, 0.05। अब देखो 0.05 क्या मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम एमकेएस में अगर देखें तो किस में लेते हैं, किलोग्राम या केजी में। और दूरी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहे लंबवत दूरी है, लेकिन दूरी है तो दूरी को हमेशा हम एमकेएस में किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो इधर क्या मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये कितना मिला इसका, अगर 0.5 केजी, 0.5 किलो का अगर या 500 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर दूर किसी एक्सिस पे के अलोंग रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, 0.05 केजी मीटर स्क्वायर। इसका क्या मिलेगा हमको, जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। तो ये ऐसे हम जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला जो भी मिल रहा हमको mr², इससे हम जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी चीज है, लेकिन हम दूसरे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि आपके इस सिलेबस में है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, तो उसके लिए वो अलग अलग हम जब ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो उसके लिए हम निकालते रहेंगे। अभी एक बार सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर सिंपली कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है जो एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पर उसके अलोंग रोटेशनल कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक सिंपल सी चीज मैंने आपको बता दी। अब देखो ये जो फॉर्मूला हमको मिला है, आई इज इक्वल टू किससे मिला है, mr²। तो इसकी भी हम डेफिनेशन ले सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो डेफिनेशन ये भी आप ले सकते हो एग्जाम में, दो उनमें से भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कोई क्वेश्चन दे दिया तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपको देखना पड़ता है जड़त्व आघूर्ण की किसकी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी रोटेशनल एक्सिस या गुणन अक्ष से दूरी के वर्ग को के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इससे भी देखो इसकी एक डेफिनेशन मिलेगी, क्या मिलेगी, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, the product of mass and square of the perpendicular distance from rotational axis, the product of mass and square of perpendicular distance from rotational axis of any rotating object is known as moment of inertia, ठीक है ना। तो देखो ये फॉर्मूले से ही मैंने डेफिनेशन लिखी, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। देखो क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, उसकी डेफिनेशन फॉर्मूले से ली है जो भी हमको मिली है। अब मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं आपके लिए, देखो सॉरी, ये हो गया आपके इंग्लिश में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, और अभी हम लेंगे हिंदी में भी मैं आपके लिए लिख लेता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक और डेफिनेशन होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन अब किसी भी हिसाब से वो डेफिनेशन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने ये सारी चीजें हम ले रहे हैं, ओके। अब देखो हिंदी में इसको क्या क्या डेफिनेशन होगी इसकी, वो भी मैं लिख लेता हूं इधर ही साइड में।
जी जी। इसी घूर्णन करती वस्तु के द्रव्यमान, किसी घूर्णन करती वस्तु के द्रव्यमान तथा किसी घूर्णन करती वस्तु के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग, किसी घूर्णन करती वस्तु के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को, वर्ग के गुणनफल को जड़त्वागुण कहते हैं, या जड़त्वागुण के तुल्य होता है, ये भी लिख सकते हैं, जड़त्वागुण कहते हैं। तो ये लीजिए आपकी, ये हो गई हिंदी मीडियम में डेफिनेशन, हिंदी में, सॉरी। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है, इससे किसी भी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज है कि अगर कोई रोटेशनल मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, अगर कोई घूर्णन गति कर रहा है, तो उसका जितना कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही। तो उसका जितना भी द्रव्यमान है, अब जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा, चाहे वो रेखीय गति में जड़त्व हो या घूर्णन गति में, द्रव्यमान बढ़ते ही उसका क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम r को कांस्टेंट ले, जो कि कांस्टेंट है, नियत है, तो I भी किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम I को क्या करें, r को कांस्टेंट ले, यहां पे लिख लेता हूं मैं कि इफ r इज कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है ना, देन I इज डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि यदि r जो है, r नियत है, r क्या है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r नियत है, तो I जो है वो किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो किसी भी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जो है वो किस पे निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ द्रव्यमान पे निर्भर करता है, अब हम इसका अपोजिट अगर ले, दूसरी चीज कि यदि इसकी रोटेशनल एक्सिस, द्रव्यमान तो नियत है, मतलब उसका मास तो कांस्टेंट है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट के अगर हम उसकी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ा दी, तो भी क्या हो जाएगा, उसका इनर्शिया बढ़ सकता है और बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम मास को कांस्टेंट रखे, इसको नियत रखे, तो आई किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर पे, या उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक बार इसका अब, चलो मैं ऊपर ये भी लिख ही लेता हूं कि यदि, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं इसको ताकि नीचे ये और भी आ सके। अब देखो दूसरी चीज क्या ली हमने इसी के अंदर, अगर देखे तो इफ मास इज कांस्टेंट, if mass is constant then I is depend upon r square, या r भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना, I जो है किस पे डिपेंड करेगा, r स्क्वायर पे, कि यदि द्रव्यमान
यदि द्रव्यमान नियत है तो आई जो है या जड़त्व आघूर्ण जो है वो उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग पर निर्भर करेगी या दूरी पर निर्भर करेगी। वर्ग के वर्ग ना भी लो तो भी चलेगा, दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो ये भी एक चीज मिल गई आपको। अब देखो, अगर यहां से अगर हम देखें तो क्या चीज देखने को मिल रही है हमको? चलिए, तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का और क्या रिलेशन हो सकता है दूसरी क्वांटिटीज जो हमने पहले पढ़ी है दूसरी राशि, जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया या कोणीय संवेग हो गया, उसके साथ इसका क्या है, या जो हमने बल आघूर्ण पढ़ा है तो बल आघूर्ण के साथ इसका क्या रिलेशन है, या फिर लीनियर अगर कुछ पैरामीटर्स ले, लीनियर या रेखीय गति के लिए अगर कुछ पैरामीटर ले तो वो रोटेशनल मोशन में उन पैरामीटर्स की वैल्यू क्या मिलेगी। तो ये भी चीज हम लेंगे, इनमें भी रिलेशन लेंगे। चलिए एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हमने पीछे जो भी राशियां पढ़ी थी, जैसे कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, कोणीय संवेग हमने लिया है, मैंने बताया भी था आपको, और बल आघूर्ण के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, तो वो भी हम लेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या इसके साथ रिलेशन मिलता है ना, वो चीज देख लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन ले रहे हैं या संबंध ले रहे हैं कोणीय संवेग के साथ जड़त्व आघूर्ण का क्या संबंध है, इन पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, संबंध ले रहे हैं किसके किसके बीच में, जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध ले रहे हैं, कोणीय संवेग में संबंध क्या ले रहे हैं हम, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग में। जड़त्व आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, और कोणीय संवेग हमने लिया ही था एल से। ठीक है ना। तो देखो, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग में हम क्या कर रहे हैं, संबंध ले रहे हैं, किसके किसके बीच में, रिलेशन ले रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बता ही दिया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताया मैंने, है ना। तो देखो, इन दोनों के बीच में कुल मिला के हम किसके किसके बीच में रिलेशन ले रहे हैं, आई और एल के बीच में। तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है वो सीधा अपने को देखो फॉर्मूले से ही हम इन दोनों का रिलेशन आपको पता चल जाएगा। तो देखो, अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है जिसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण हमने कितना लिया था, जड़त्व आघूर्ण का हमको फॉर्मूला क्या मिला था अभी, आई इजल टू हमको मिला था एम आर स्क्वायर। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम हमारे पास है आई इजल टू एम आर स्क्वायर। अब कोणीय संवेग हमने कितना लिया था, कोणीय संवेग मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी, कोणीय संवेग की क्या परिभाषा बताई थी मैंने आपको, कि रेखीय संवेग तथा उस वस्तु का जो रोटेशनल मोशन कर रही है उसके रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम आर लेते आ रहे हैं वही डिस्टेंस है। ठीक है ना।
तो उन दोनों का जो गुणनफल होता है या उनका जो प्रोडक्ट होता है, लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, या रेखीय संवेग और क्या बोलते हैं लंबवत दूरी का जो गुणनफल है, उसी को हम कोणीय संवेग बोलते हैं, जो भी हमने लिया भी था। देखो कोणीय संवेग हमने कितना लिया था, L इक्वल टू एम वी आर, याद है आपको? L इक्वल टू हमने क्या लिया था, एम वी आर या P इंटू आर लिया था हमने। अब देखिए, अब इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकालने चाहे, इन दोनों में रिलेशन निकालना है हमको, है ना? तो अब हमको देखो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहाँ पे है कोणीय संवेग और ये है एम वी, और यहाँ पे क्या है, आर है। तो इस v को हम क्या करेंगे, देखो v इक्वल टू हमने रिलेशन निकाला था ओमेगा, और उसमें v इक्वल टू हमको कितना मिला था, ओमेगा आर मिला था। आपको याद है मैंने बताया भी था रिलेशन ये कैसे आया था। तो उसी रिलेशन से तो देखो यहाँ पे अगर हम v की जगह पे ये वैल्यू पुट करें इसकी जगह पे, तो ये कोणीय संवेग हमको कितना मिलेगा, L इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, देखो m ओमेगा और साथ में देखो r इंटू आर आ जाएगा। v की जगह पे हमने ओमेगा आर रखा और ये r पीछे है ही हमारे पास। तो देखो L इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, m ओमेगा आर स्क्वायर मिल जाएगा। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, अब इससे आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमको क्या चीज देखने को मिल रही है कि ये वाली जो चीज हमको मिली है, ये m इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, जो कि क्या है, कोणीय संवेग है। अब इधर देखिए, अब इससे आगे चलते हैं हम। यहां से अगर हम देखें तो क्या चीज देखने को मिल रही है हमको, L इक्वल टू हमको मिल रहा है, ओमेगा को मैं थोड़ा उधर रख लेता हूं, और अंदर क्या मिल रहा है, देखिए एम आर स्क्वायर मिल रहा है। तो देखो अब ये एम आर स्क्वायर जो है, इस एम आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से देखो एम आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या मिले, एम आर स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। तो देखो एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ओमेगा आई मिल जाएगा, या आई ओमेगा भी आप लिख सकते हो। तो ये रिलेशन मिल गया हमको, देखो किस किस के बीच में, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। ठीक है ना? अब देखो ये, अगर आपको ये चीज जैसे याद ना भी आए तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जड़त्व किससे रिलेट करता है, उसके द्रव्यमान से। ठीक है, अब वहां पे हमने द्रव्यमान से रिलेट किया था, रेखीय गति में हम उससे करते हैं, यहाँ पे भी द्रव्यमान से, द्रव्यमान बढ़ने पर इसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा, जो उसका रोटेशनल मोशन में जो जड़त्व होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस एंगुलर को, अगर हम रेखीय में देखें, रेखीय गति के लिए अगर हम देखें तो संवेग क्या होता है, P होता है, जो कि रोटेशनल में L है। ठीक है, अब ओमेगा घूर्णन गति के लिए लेते हैं हम क्या, कोणीय वेग, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। वो अगर रेखीय वेग अगर देखें तो हम क्या लेते हैं, v लेते हैं हम। I जो है वो क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। वही अगर रेखीय गति के लिए अगर हम देखें तो क्या मिलता है, मैंने बताया था आपको जड़त्व किससे रिलेट करता है, उसके द्रव्यमान से। यहां तो जड़त्व आघूर्ण है ना, और उधर रेखीय में क्या लेते हैं हम, द्रव्यमान से लेते हैं, द्रव्यमान बढ़ते उसका जड़त्व बढ़ता है। यहाँ पे जड़त्व की जगह पे क्या आता है, जड़त्व आघूर्ण। तो द्रव्यमान से हम रिलेट करते हैं उसको। तो देखो P इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, V इंटू ए, या फिर P इक्वल टू एम बी। रेखीय गति के लिए हम संवेग यही लेते हैं ना। तो ये रेखीय गति में क्या है, संवेग है, P इक्वल टू एम बी, जो किसका रिलेशन है, संवेग और द्रव्यमान और वेग के बीच में है। या फिर ये भी कह सकते हैं, अगर इस वेग को अगर कांस्टेंट रखे तो ये द्रव्यमान और संवेग के बीच में रिलेशन है। वही चीज यहाँ पे हमको मिल रहा है कि ये कोणीय संवेग है, जिसका रिलेशन मिल रहा है किसके साथ, जड़त्व आघूर्ण का, लेकिन साथ में ये भी तो मिल रही है उसकी घूर्णन गति या फिर कोणीय वेग है, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये भी इनमें रिलेशन है। चलिए, तो ये रिलेशन हो गया एल और आई के बीच में। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये तो हमने रिलेशन लिया किस किस के बीच में, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच में, मोमेंटम
सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच में हमने रिलेशन लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी जड़त्व आघूर्ण का रिलेशन निकाल रहे हैं हम किसके साथ, बल आघूर्ण के साथ, जो हमने लिए बल आघूर्ण पढ़ा है पिछली क्लास में, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण में देखो इसका जड़त्व आघूर्ण के साथ क्या रिलेशन होता है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या रिलेशन है वो भी हम ले लेते हैं। अब देखो किसके इसके बीच में रिलेशन ले रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, या मोमेंट ऑफ फोर्स भी आप कह सकते हैं। तो देखो किसके इसके बीच में रिलेशन ले रहे हैं हम, एक तो आई और दूसरी चीज टॉर्क के बीच में। कुल मिला के हम किसके किसके बीच में संबंध ले रहे हैं, किसके किसके बीच में, जड़त्व आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण के बीच में। देखो ये दोनों ही पॉइंट आपके सिलेबस में है, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण, इनमें रिलेशन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर इसके रिलेशन पर एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण के बीच में हम क्या कर रहे हैं, संबंध ले रहे हैं कि मध्य संबंध। तो देखिए अब क्या संबंध होता है इनके बीच में, देखिए अभी इनका भी देखो फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, पिछली स्लाइड में आपने देखा, जड़त्व आघूर्ण का तो mr² है, ये बल आघूर्ण का भी पता है आपको, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें लेते हैं। देखो अब जड़त्व आघूर्ण क्या है, I = mr² है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया जड़त्व आघूर्ण को। अब दूसरा जो हमने लिया है, क्या ले रहे हैं हम, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण भी मैंने बताया था आपको, टॉर्क = क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या सॉरी ये बल आघूर्ण क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने बताई थी, लीनियर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी रोटेशनल मोशन कर रहा है उस पर जितना भी लीनियर फोर्स लग रहा है, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये इस पर जितना भी लीनियर फोर्स लग रहा है, ये जितना भी लीनियर फोर्स लग रहा है, उस लीनियर फोर्स की वजह से वो क्या कर रहा है, उसको लीनियर वेलोसिटी मिल रही है, और वो रोटेशनल एक्सिस के अलोंग या घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उसके लीनियर फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमको बल आघूर्ण मिलता है। क्या मिलता है, बल आघूर्ण। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, देखिए तो बल आघूर्ण कितना मिलेगा हमको, टॉर्क = मैंने बताया भी था आपको F × R मिलता है, इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अब यहाँ पे ये कौन सा है, लीनियर फोर्स है, तो लीनियर फोर्स तो हमको चाहिए नहीं, रेखीय बल तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, घूर्णन गति। दृढ़ पिंड के लिए क्या ले रहे हैं हम, घूर्णन गति के लिए सारी चीजें ले लें, क्योंकि बल आघूर्ण, आघूर्ण आ गया मतलब घूर्णन गति। तो इस लीनियर फोर्स को भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, अब लीनियर फोर्स हमारे पास कितना होता है, F = ma होता है F = ma। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो देखो टॉर्क हमको कितना मिल जाएगा, ma × R मिल जाएगा। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी देखो मास तो हो गया, चलो ये घूर्णन में कुछ नहीं होता, R वो है ये डिस्टेंस, लेकिन ये कौन सा है, रेखीय, A जो है, A यहाँ पे क्या है, रेखीय त्वरण, क्या है, रेखीय त्वरण। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, घूर्णन गति में परिवर्तन करना पड़ेगा। रेखीय की जगह पे हम क्या लेंगे अब, कोणीय त्वरण, क्योंकि घूर्णन गति में त्वरण उसका क्या मिलेगा, क्योंकि अगर कोणीय वेग मिल रहा है तो कोणीय त्वरण मिलेगा। तो इसको हम परिवर्तित करेंगे, क्योंकि मैंने रिलेशन आपको बताया था, इसीलिए वो रिलेशन बताया था। देखिए यहाँ पे भी काम आ रहा है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछे टॉर्क और आई के लिए। तो देखो अब ये रेखीय त्वरण है, लीनियर एक्सेलरेशन है, तो लीनियर एक्सेलरेशन को अब हम क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन में परिवर्तित करेंगे। अब कैसे करेंगे, उनके संबंध से या उनके रिलेशन से, जो मैंने आपको बताया था। तो देखो अब इन दोनों में क्या रिलेशन था, ए और अल्फा। अल्फा क्या होता है, रेखीय त्वरण, सॉरी कोणीय त्वरण। अब ए और अल्फा में क्या रिलेशन है, मैंने आपको बताया था, ए = α r या अल्फा = a/r। तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब अल्फा r लिखेंगे, जो कि मैंने आपको रिलेशन पहले भी बताया था।
डिराइव करके कैसे आया था वो। तो देखो ए इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, अल्फा आर होता है। तो इसकी वैल्यू अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की जगह पे पुट करेंगे। तो देखिए हमको क्या मिलता है, टॉर्क इक्वल टू हमको मिल रहा है एम, और ए की जगह पे आ गया अल्फा, और इधर आर, और साथ में पीछे क्या है हमारे, आर तो है ही। तो यहां से हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, देखो टॉ इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, अल्फा को मैं इधर ले लेता हूं, और एम और आर का क्या मिल रहा है, स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई, जो कि जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखो टॉ इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, आई अल्फा, एम आर स्क्वायर की जगह पे आ गया आई, और ये अल्फा तो है ही है। तो ये मिल गया हमको रिलेशन किसके किसके बीच में, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण के बीच में हमको ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो देखो अब ये भी देखो किस हिसाब से मिल रहा है, अब इसको भी देखो, इससे हम रिलेट कर सकते हैं रेखीय गति के लिए। मैंने आपको बताया था रेखीय गति के लिए बल जो होता है वो नॉर्मल जो बल हम एफ लेते हैं वही है, वही घूर्णन गति के लिए बल जो लेते हैं उसको मैंने क्या बताया था, टॉर्क लेते हैं। ठीक है, अब एम जो है मैंने बताया, इधर जड़त्व किससे हम रिलेट करते हैं, रेखीय गति के लिए जो इनर्शिया होता है वो क्या आता है, एम से रिलेट करते हैं हम, मास से, द्रव्यमान से। तो यह आ गया एम। वही घूर्णन गति में क्या लेते हैं हम, जड़त्व आघूर्ण, है ना। तो मास, तो रेखीय गति में जो मास है इधर वही जड़त्व आघूर्ण है घूर्णन गति के लिए। अब वही चीज देखिए, ए क्या है यहाँ पे, रेखीय त्वरण, और ये हो गया कौन सा त्वरण आ गया आपके पास, कोणीय त्वरण, या ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए ये रिलेशन अगर आपको अगर ये चीज याद ना भी आए तो आप इनसे ये रिलेट करके भी निकाल सकते हैं कि भाई एफ इधर है तो उधर टॉर्क लगेगा, इधर एम है तो इधर आई आएगा, इधर ए है तो इधर अल्फा आएगा। तो ये ऐसे आप याद भी रख सकते हैं एग्जाम में, जिसको हम ट्रिक भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज भी हम ले सकते हैं। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या चीज बता रहा हूं, ये हमने जो भी रिलेशन वगैरह लेने थे ले लिए थे। अब जैसे स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूं आपको कि लीनियर या रेखीय गति में क्या चीजें मिलती है, और वही घूर्णन या रोटेशनल मोशन में क्या चीजें मिलेगी। तो अब मैं इनमें जितने भी संबंध है मतलब जितने भी रिलेशन है वो सारी चीजें आपको आइदर साइड, दोनों साइड बाय साइड बता देता हूँ, ताकि कि आपको फॉर्मूले जो है वो कैसे रिलेट करने हैं, कैसे बताना है। जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ एफ है तो टॉर्क लगेगा, आई है तो एम लगेगा, या आई एम है तो आई लगेगा, ए है तो अल्फा लगेगा, वो सारी चीजें बता देता हूँ मैं आपको। अभी देखिए एक चीज, चलो एक चीज और है वो भी मैं बता देता हूँ कि घूर्णन गति में गतिज ऊर्जा क्या होगी। घूर्णन गति में अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा हमको फाइंड करनी है, निकालनी है, तो कितनी होगी। देखो घूर्णन गति में वैसे गतिज ऊर्जा क्या होती है, अब गतिज ऊर्जा हम किस में ले रहे हैं, घूर्णन गति में, घूर्णन गति के लिए। घूर्णन गति के लिए अब देखिए, अब सिंपल सी चीज है, हम क्या ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। देखिए अब रोटेशनल मोशन के लिए हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। अब सिंपल सी चीज है, आपको सबको पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा को के या ई के से डिनोट करते हैं। तो के इक्वल टू हमारे पास कितना मिलता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, बहुत छोटा सा रिलेशन है, बहुत इजी है। देखो तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो ये तो किसके लिए मिलती है हमको काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोशन के लिए या रेखीय गति के लिए, रेखीय गति के लिए ये मिलती है हमको। अब इसको हमको किस में चाहिए, घूर्णन गति के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए। तो देखो घूर्णन गति के या रोटेशनल मोशन के लिए हमको क्या चीज मिलेगी, देखिए सीधी सिंपल सी चीज है, ये v जो है कौन सा है, रेखीय वेग है, उसको हम किस में परिवर्तित कर देंगे, कोणीय वेग में। तो देखो कैसे परिवर्तित करते हैं, तो उससे हमको जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ले लेता हूं मैं लीनियर मोशन के लिए, इसलिए के एल ले लेता हूं। अब हम किस में ले रहे हैं, रोटेशनल मोशन के लिए, इसलिए इसको मैं के आर ले। अब देखो के आर हमको कितनी मिलेगी, सीधी सिंपल से चीज हम क्या करेंगे,
v की जगह पे हम लिख लेंगे ओमेगा r, जो भी पीछे भी हमने रिलेशन यूज किया है। ये देखिए कहाँ पे किया था, ये यहाँ पे v इजकल टू ओमेगा r। तो ये क्या रिलेशन हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, तो इससे हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि कोई वस्तु अगर घूर्णन गति कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो इससे हमको क्या चीज देखने को मिल जाएगी कि हाफ ऑफ m मिल गया। अब v की जगह पे हम क्या रखेंगे, ओमेगा r रख देंगे और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो अब देखिए क्या चीज देखने को मिल रही है हमको, के आर इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ m, और यहां पे क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को एक बार इधर ले लेते हैं, तो रोटेशनल मोशन में जो गतिज ऊर्जा है वो हमको कितनी मिलेगी, हाफ ऑफ m आर स्क्वायर को, या फिर हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, और अंदर क्या बच रहा है, एम आर स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर की जगह पे क्या लेंगे, लेते आ रहे हैं अभी से कब से हम, तो क्या चीज मिलेगी, के आर इक्वल टू हमको मिल जाएगा, के आर रोटेशनल मोशन में जो गतिज ऊर्जा है वो हमको मिल जाएगी कितनी, देखिए ये मिल जाएगी हमको के आर इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर तो है ही, और इसकी जगह पे हम ले लेंगे आई। तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या घूर्णन गतिज ऊर्जा हमको कितनी मिलेगी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगी। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इसी पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी की लीनियर काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या फिर कोई वस्तु इतनी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। या काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। वो रोटेशनल हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रोटेशनल मोशन में उसको हमने चेंज किया है, रोटेशनल पैरामीटर्स में या घूर्णन पैरामीटर्स में हमने इसको क्या किया है, चेंज किया है। तो ये मिल जाएगी हमको रोटेशनल या घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूं। लीनियर को रोटेशनल में अगर आपको याद रखना है, ट्रिक आप कह सकते हो ताकि एग्जाम में ये ट्रिक आपको काम आए, क्योंकि लीनियर वाली चीज मोस्टली हो सकता है हमको याद रहे, लेकिन जो रोटेशनल वाली चीज है वो उसको हम कैसे याद रख पाएंगे या कैसे रखना है वो चीज ले रहे हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लीनियर पैरामीटर्स को रोटेशनल पैरामीटर्स में कैसे चेंज करना है। देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लीनियर पैरामीटर्स ले रहे हैं, लीनियर पैरामीटर, और इधर हम लेंगे रोटेशनल पैरामीटर। पैरामीटर अब देखिए लीनियर पैरामीटर्स में हम अगर देखें तो इसके लिए सिंपल सी सबसे पहला अगर ले तो हम क्या लेते हैं, रेखीय वेग। क्या लेते हैं, रेखीय वेग। अब रेखीय वेग को हम v से डिनोट करते हैं, तो उसमें हमको कौन सा वेग मिलेगा, कोणीय वेग। देखो मैं जो जिससे रिलेट कर सकते हैं वो चीज बता रहा हूं मैं। रेखीय वेग तो यहाँ पे है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग हम कितना लेते हैं, ओमेगा। अब यहाँ पे अगर रेखीय गति में देखें तो एक प्रारंभिक वेग भी हमको मिलता है। क्या मिलता है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, लीनियर वेलोसिटी। ये है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को हम ये लेते हैं। और u भी आपने देखा होगा कई इक्वेशंस में, तो इक्वेशंस को भी मैं बता दूंगा। तो u जो है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब इधर देखिए, तो इधर क्या मिलेगा, हम इधर भी तो कोणीय वेग है तो इसका भी प्रारंभिक कोणीय वेग मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक कोणीय वेग कितना मिलेगा, प्रारंभिक कोणीय वेग को हम ओमेगा 0 लेंगे, जिसको हम, ये है कोणीय वेग है, तो इस कोणीय वेग को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और इसको हम बोलेंगे इनिशियल, इनिशियल एंगुलर
वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज लेते हैं अब, जैसे वेलोसिटी लिए तो एक्सेलरेशन भी हमने देखा अभी पीछे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण, तो रेखीय त्वरण को हम बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वो इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे। तो ये है लीनियर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा हमको दूसरी चीज यहां पर कोणीय के लिए कोणीय त्वरण, रोटेशनल के लिए क्या मिलेगा हमको, कोणीय त्वरण, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन हम लेते हैं अल्फा। अब थर्ड चीज अगर ले थर्ड चीज देखो, यहां पे जो हम द्रव्यमान लेंगे, तो वहां द्रव्यमान जहां यहाँ m लेंगे, तो वहां द्रव्यमान को हम किस में लेंगे, उसके जड़त्व से। तो द्रव्यमान की जगह पे यहां पे लेंगे जड़त्व आघूर्ण। अब ये मैं चीजें देखो ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं ठीक है ना। तो द्रव्यमान की जगह यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ये, इसके लिए ये और ये। ठीक है, अब देखो फोर्थ चीज अगर हम ले, तो यहां पे हम लेते हैं बल। बल क्या लेते हैं हम, F, जो कि क्या होता है, ma होता है। तो यहां पे हम बल की जगह पे कौन सा बल यूज होता है रोटेशनल मोशन में या घूर्णन गति में, बल कौन सा लेते हैं हम, बल आघूर्ण लेते हैं। बल आघूर्ण आ गया ये, तो जिसको हम टॉर्क लेंगे। ठीक है, अब देखिए पांचवी चीज लेते हैं, और जैसे रेखीय संवेग, यहां हम रेखीय संवेग लेते हैं, तो उधर हम क्या लेंगे, रेखीय संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, बल, या इसको बोलते हैं मास। ये हो गया फोर्स, इसको कहते हैं हम लीनियर मोमेंटम। ये हो गया लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। तो यहां पे जो रोटेशनल मोशन में जो भी चीज होगी वो हमको क्या मिलेगी, रोटेशनल मोशन में रेखीय संवेग की जगह पे आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कोणीय कोणीय संवेग। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम ले रहे हैं, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लीनियर मोशन को या लीनियर पैरामीटर्स को अगर हम रोटेशनल पैरामीटर में चेंज करने जाए तो एक ट्रिक के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज सारी हम लेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। तो इनमें जो भी पैरामीटर्स हैं, इनसे क्या क्या, इनको कैसे चेंज करना, वो मैं आपको कल क्लास में बताऊंगा। आज बहुत टाइम हो गया है, तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।